हाय ऑल। तो आज मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि हम कभी भी किसी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशियर और एज ए एक्सपीरियंस जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में काम करने के पहले हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, या हम किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो किस तरीके का काम होता है, हमारा किस लेवल का माइंडसेट होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली हमको किस तरीके से काम करने के पहले सब्जेक्ट लर्न करना है, और सब्जेक्ट को जो भी हमने लर्न किया है हमको उसको हमारे काम में यूज़ करना है, उसका यूटिलाइज करना है। तो मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करूँगा कि पहले किस तरीके का हम लोग आईटी इंडस्ट्री में अपना वर्क करते हैं। तो जैसा कि कितने टाइप के आईटी इंडस्ट्री होती है, या उस आईटी इंडस्ट्री में किस टाइप के डेजिग्नेशन होते हैं, कैसे क्या रोल होते हैं, तो मैंने एक ये मेरे प्रीवियस वीडियो में ये शेयर किया है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि हम कभी भी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो या किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट किसी न किसी तरीके की मेथोडोलॉजी पे क्रिएट होता है, मेथोडोलॉजी पे बनता है, और मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करती है कंपनी पे। यदि वो हाई लेवल कंपनी है, एमएनसी टाइप कंपनी है, तो उसका प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होगी, या मिड कैप या स्मॉल स्केल कंपनी, उसकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट होगी। तो अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके की मेथोडोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो किसी न किसी मेथोडोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं। तो हम कितनी भी टेक्नोलॉजी लर्न कर लें, फ्रेमवर्क लर्न कर लें, या कोई भी टूल लर्न कर लें, बट जब भी हम काम करते हैं तो हम किसी न किसी मेथोडोलॉजी में अपना काम करते हैं, अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस, टूल्स, मेथोडोलॉजी, या किसी तरीके की स्ट्रेटेजी, लाइक जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजी जो है, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो ओवरऑल हमारा माइंडसेट होना ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी तरीके के सब्जेक्ट को लर्न कर रहे हों, उसी टाइम पे हमारा माइंडसेट भी होना चाहिए कि हम किस टाइप का काम करने वाले हैं। यदि हमको ये चीज़ें पहले ही माइंड में रहती है, हम जो भी लर्न कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में या इंडस्ट्री में या हमारे एक्सपीरियंस में, हमारी लाइफ में कैसे यूज़ होने वाला है, तो तुम्हारा लर्न करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो पहले मैं एज ए जो कि मैं एज ए फुल स्टैक डेवलपर काम करता हूँ, या जितना ही मेरा एज ए डेवऑप्स साइड में एक्सपीरियंस है या क्लाउड साइड में एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करूँगा, फिर इसके अकॉर्डिंगली मैं मेरे फ्यूचर प्लान के बारे में, या जिस भी तरीके से मैं आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए सबसे पहले मैं एज ए पहले फुल स्टैक डेवलपर बात करता हूँ कि एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट किसी भी तरीके का जो फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है, तो किसी भी तरीके का ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है, तो हम लोग एज ए फुल स्टैक डेवलपर किसी भी तरीके का कोर्स लर्न कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के के लिए जिस भी तरीके की हमारी टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी जो भी हम लोग लर्न करते हैं या जो भी हम सीखते हैं एज ए फुल स्टैक डेवलपर, तो अभी मार्केट में जैसे डिमांड में है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट, या जो भी कोर्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, तो एज ए मार्केट डिमांड बोला जाता है कि जो भी लोग एज ए या जो भी डेवलपर्स एज ए फ्रंट एंड एज वेल एज ए बैक एंड में काम कर सकते हैं, वो एज ए फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं उनको, जो दोनों एरिया में काम करते हैं, आइदर इट वुड बी फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे काम करने के लिए हमको एज ए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी
या वेब टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। बैकएंड में काम करने के लिए हमको एज ए बैकएंड का नॉलेज होना चाहिए। तो यदि मैं वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ मैं, तो एज ए काइंड ऑफ HTML, CSS, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, और यदि हम लोग थोड़े से इसी में हाई लेवल पे जाए तो CSS के जो फ्रेमवर्क है लाइक है बूटस्ट्रैप, और अभी और भी ये सास और भी फ्रेमवर्क है जो CSS से रिलेटेड है। जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है लाइक हमारा एंगुलर, रिएक्ट, और एंगुलर रिएक्ट के मिडिलवेयर एक और लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए टाइप स्क्रिप्ट। तो ये एज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात हो गई। जैसे कि हम लोग हमारे वेब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं तो हमको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, एज वेल एज जो हमारी बैकएंड टेक्नोलॉजी है या मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए हमारा यूजुअली हम लोग बोलते हैं एज ए कोर जावा, या हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो एज ए J2 ऐसे टेक्नोलॉजी, एंड J2EE टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम एज ए लर्न करते हैं हमारा लाइक JDBC, सर्वलेट, JSP। JSP अब आउटडेटेड हो गया, तो हम JSP के बारे में बात नहीं करते हैं। वेब सर्विसेज, ये टेक्नोलॉजीज है ये। और इसी के ऊपर यदि हम लोग यदि फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है, जैसे कि स्प्रिंग, ORM फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट, और स्प्रिंग बूट ओवर द टॉप ऑफ द स्प्रिंग। और थोड़ा सा हाई लेवल पे जाओ तो एक ये आर्किटेक्चर है माइक्रो सर्विसेज। तो ये इज ए काइंड ऑफ, यदि तुम ऐसे फुल स्टैक डेवलपर हो तो तुमको इस तरीके का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे हम ऐसे बैकएंड टेक्नोलॉजी का हमको नॉलेज है, तो हम ऐसे फुल स्टैक डेवलपर हैं। साथ में हमको DB का नॉलेज भी मैंडेटरी हो जाता है, जिसमें कि ओरेकल, MySQL, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर में हमारा है MongoDB। तो ये इतने टेक्नोलॉजी के नॉलेज होने के बाद में हम एज ए फुल स्टैक डेवलपर काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। तो हम टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हैं या हमने टेक्नोलॉजी लर्न कर ली है, उसके बाद हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। जस्ट हमको किसी टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, आइदर इट वुड बी फ्रंट एंड और बैक एंड, किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी से। तो उसके लिए हम लोग जब एज ए डेवलपर किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हमको इसके साथ में कुछ टूल्स के नॉलेज भी चाहिए होते हैं कि जो उस टूल्स की हेल्प से हमारे काम करते हैं, हम हमारे बिजनेस को अप्लाई करते हैं। लर्निंग करने में और काम करने में काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को लर्न कर रहे हैं उसके बाद में डायरेक्ट उस पे हमने हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी लर्न करना ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है। लाइक हम एज ए UI टेक्नोलॉजी लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर एडवांस लेवल पे एंगुलर, रिएक्ट टाइप के जो फ्रेमवर्क है उसको लर्न करते हैं। ये वेब टेक्नोलॉजी की बात हो गई। सिमिलरली जावा टेक्नोलॉजी की बात है। सबसे पहले जावा के हमको जावा से यूज टू होना है या जावा के सिंटेक्स लर्न करना है कि व्हाट इज द जावा लैंग्वेज। तो जावा के सिंटेक्स लर्न करते हैं। फिर उसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी है लाइक JDBC, सर्वलेट, या जो ये फ्रेमवर्क है हम वो लर्न करते हैं। तो ऐसा करते करते हम ऐसे फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। बट जब तुम सब्जेक्ट लर्न कर रहे होते हो या किसी भी तरीके के टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क को लर्न करते हैं, और जब हम उसी को जब प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हो तो काफ़ी डिफरेंस रहता है। एक मेंटेलिटी होती है जब भी हम हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, प्रोजेक्ट को बनाते हैं। जब हम लोग इंडस्ट्री पे काम कर रहे होते हैं तो हमको सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी नॉलेज तो लेना ही है, सब्जेक्ट का नॉलेज तो लेना ही है। उसके साथ में हमको कुछ टूल्स के नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि
मेवन टूल है, गिट टूल है, गिट है, गिटहब है, बिटबकेट है, जेनकिन है। तो ये एज ए डेवलपर लेवल पे पहले बात करता हूँ, मैं बाद में डेवऑप्स लेवल पे बातें करूँगा। तो एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट लेवल पे हमको मेवन का नॉलेज, गिट का नॉलेज, और कुछ एज ए जे यूनिट, ये जे यूनिट का नॉलेज, ये ऐसे कुछ टूल्स का हो गया। नॉलेज क्या होता है, प्री रिक्विजिट होता है। जैसे हम लोग हमारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस कुछ टूल्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ टूल साथ में, यदि हम लोग एज ए कुछ मेथोडोलॉजी रहती है, उस मेथोडोलॉजी पे हम लोग हमारा वर्क परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए भी लाइक हम लोग अजाइल पे काम कर रहे हैं, तो अजाइल स्क्रम, अजाइल कैनबैन, ऐसे कुछ मेथोडोलॉजी है। तो उस पर्टिकुलरली मेथोडोलॉजी पे हम अपना वर्क करते हैं मतलब हमको काम असाइन होता है या हम अपने काम को सबमिट करते हैं, हम आइडेंटिफाई होते हैं। तो उस पर्टिकुलरली मेथोडोलॉजी पे इंडस्ट्री पे काम होता है, प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, काम असाइन होता है, टीम में कम्युनिकेशन होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। जस्ट लर्निंग द सब्जेक्ट। और हम सोच रहे हैं कि हम लोग सीधे जॉब लेके सीधे काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ों में मैच्योर होना पड़ता है, टूल्स में, मेथोडोलॉजी में, या इस हम लोग जो किसी मेथोडोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो हमारे ट्रैकिंग के लिए, हमारे काम को ट्रैक करने के लिए भी सॉफ्टवेयर है, जैसे जीरा है। तो इस तरीके के से सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में एज ए फुल स्टैक डेवलपर। तो यहीं से ही तुम एनालिसिस कर लो कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम लगेगा। ऐसे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में या काम करने के लिए मेच्योर होते हैं, जस्ट लर्निंग द सब्जेक्ट से नहीं। काफ़ी चीज़ें होती है काम करने के लिए, पहले हमको काफ़ी चीज़ें सोचना पड़ती है। तो यहाँ तक तो मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात की है। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि अब एज ए यदि हमारा रोल एज ए डेवलपर है, तो हम एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में है तो हमको इतनी काफ़ी चीज़ें आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट ही हमेशा ज़रूरी है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हारा फ्रंट एंड अच्छा तो तुमको बेसिकली ज़्यादा काम फ्रंट एंड में मिल रहे हो, या तुम्हारा बैक एंड अच्छा तो ज़्यादा काम तुमको जावा पे या किसी जावा बेस्ड फ्रेमवर्क पे मिल रहे हो, या डेटा बेस पे मिल रहे हो। ये वर्क पे डिपेंड करता है। ये कोई ऐसे सिग्मा रूल नहीं है कि जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट हम सारी जगह पे काम करेंगे या हमको सारे प्लेसेस पे वर्क मिलेगा। अब क्या होता है कि हम लोग यदि किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे जब भी हम एज डेवलपर है, तो हमको जस्ट कोई भी रिक्वायरमेंट मिल रहा है या किसी भी तरीके का हमको टास्क मिल रहा है, तो जब भी हम लोग टास्क मिलता है, तो टास्क मिलने से पहले क्या बिजनेस प्रोसेस होता है, किस किस फेज से हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस है, या क्लाइंट से कम्युनिकेशन का, या जो क्लाइंट कैसे रिक्वायरमेंट देता है, या कंपनी के पास में कैसे प्रोजेक्ट आते हैं, कंपनी से कैसे डील होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। बट मैं वो बात कर रहा हूँ जो जनरल है। किसी भी जब तक क्लाइंट कंपनी के पास में क्लाइंट नहीं है, तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी और उस पर से वो रिसोर्स हायर नहीं करेगी। तो ये चीज़ें काफ़ी एक दूसरे से लिंक्ड है। तो उसके बारे में फर्दर वही भी बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें लर्न करना पड़ती है। हम जब एज ए फुल स्टैक डेवलपर या नॉर्मल एज ए कोई भी सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं, हम लोग किसी प्रोजेक्ट में असाइन हुए, हमको किसी भी तरीके का यदि काम मिला है, तो अभी हमको हमेशा हमारा एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए अभी भी हम अपने किसी काम को कर रहे हों। तो जब भी हम अपने किसी काम को कर रहे हों, तो हमको उस काम को एज ए मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ अभी, काम आने के पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री के लेवल पे, हाई लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे। अभी उसको स्किप करके यदि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यदि हमको काम असाइन हो गया, तो हमको किसी भी तरीके के टास्क पे यदि काम करना है, तो सीधे ही हमको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग हमारा काम स्टार्ट हमको नहीं कर देना, या हम नहीं कर सकते डायरेक्टली। सबसे पहले हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हमको हमारे टास्क को अंडरस्टैंड करने के बाद में उसको सोचना है। तो उस सोचने के लिए हमारे किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर में, तो हमारे पास में सबसे पहले माइंड में हमको सेट कर लेना चाहिए
कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें कितनी लेयर्स है और हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, हमारा टास्क है वो किस लेयर से रिलेटेड है। तो बेसिकली एज ए नॉर्मली मैं किसी भी तरीके के प्रोजेक्टों को ऐसा माइंड में ये कंसिडर करता हूँ कि इसमें कुछ लेयर्स है। जैसे कि हम हमारा जो भी काम एज ए बैकएंड में होने वाला है, फ्रंट एंड में होने वाला है या मिडिल वेयर में होने वाला है, तो हम सबसे पहले हमारे किसी प्रोजेक्ट को माइंड में सोचें और उसको माइंड में ब्रेक करें कि ये किस लेयर में फिट होता है ये। तो एज ए यदि बेसिकली जो हमारे पास में लेयर है, एक हमारे पास में होती है डाउ लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए डेटा एक्सेस या डेटा लेयर। तो ये वो लेयर होती है जो कि तुम्हारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी, डीबी से कम्युनिकेट करेगी, या इस कोड में जो भी जो भी डीबी से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे हम उसको इस लेयर में कंसिडर करके चलेंगे। फिर मिडिल वेयर पे हम लोग जो सोचते हैं ऐसे बिजनेस लेयर सोचते हैं, तो जो जो भी हमारे बिजनेस एप्लीकेशन के बिजनेस के वर्क होंगे वो बेसिकली एज ए बिजनेस लेयर का पार्ट होंगे। जो भी हम लोग हमारे कैलकुलेशन या किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग शेड्यूलिंग या कोई भी जॉब या किसी भी तरीके का हमारा जो बिजनेस है, जो भी एप्लीकेशन का जो भी बिजनेस है हम लोग उसको एज ए बिजनेस लेवल पे हम लोग बिजनेस लेयर पे उसको सोचते हैं। और उसका कम्युनिकेशन जब हम डेटाबेस से करेंगे तो हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे डेटाबेस की तरफ। यदि उसका कम्युनिकेशन हम लोग ऐसे यूआई की तरफ करेंगे तो हम ऐसे यूआई से उसका कम्युनिकेशन करेंगे। तो जो भी यूआई से रिलेटेड लेयर्स होती है प्रोजेक्ट में उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हम हमारे पास में प्रोजेक्ट में हम लोग वेब टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे होते हैं, मिडिलवेयर भी कर रहे होते हैं, डेटाबेस भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारा जो सोर्स कोड होता है वो सभी से कम्युनिकेशन करता है। सोर्स कोड का कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई भी तुम्हारी बैकएंड या मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी जैसे जावा, तो जावा का कम्युनिकेशन तुम्हारा यूआई के साथ में भी है, जावा का कम्युनिकेशन तुम्हारा डेटाबेस के साथ में भी है। तो ऐसी मिडिलवेयर जो लैंग्वेज होती है वो इंट्रीगेट होती है डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के साथ में या क्लाइंट के साथ में। वो कम्युनिकेशन करती है, अलग अलग फॉर्मेट में उसका कम्युनिकेशन होता है बट कम्युनिकेशन होता है। इसलिए जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है, बैकएंड टेक्नोलॉजी जैसे कि जावा है उसका कम्युनिकेशन होता है किसी ना किसी अदर सॉफ्टवेयर से अदर टूल से ही है। तो एज ए प्रेजेंटेशन लेयर यदि हम लोग काम कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में जितना भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट या एंगुलर ऐसे कुछ जब भी काम आएंगे तो हम उसको ऐसा कंसिडर करेंगे कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन लेयर। तो हमको जो भी कोई भी काम असाइन होता है तो हमको ये देखना है कि हमारे पास में यूआई का वर्क कितना है, बैकएंड वर्क कितना है। तो हमको पहले माइंड में उसको ब्रेक करके चलना है कि ये प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है कि बिजनेस लेयर का पार्ट है या वो डेटाबेस लेयर का पार्ट है ये। तो प्रेजेंटेशन लेयर में तुम्हारा जो यूआई रिलेटेड कंपोनेंट्स रहेंगे प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट रहेंगे। साथ में जो कि तुम स्प्रिंग फ्रेमवर्क या सर्वलेट यूज़ कर रहे हो, तो एज ए जी मैं टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ तो सर्वलेट पे काम कर रहे हो तो सर्वलेट भी ऐसे प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा तुम्हारा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे यूआई से कम्युनिकेट करेगा, क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगा। तो वो एज ए वो प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट होगा, क्योंकि जो सर्वलेट टेक्नोलॉजी है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जावा की डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है जो कि सर्वलेट है। तो हम उसको यदि लेयरिंग के फॉर्मेट में सोचेंगे तो ये हमारे एज ए प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है ये। तो वो टेक्नोलॉजी हमारी वेब टेक्नोलॉजी हो या वो जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी या किसी भी अदर लैंग्वेज की ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूआई से कम्युनिकेट कर रही है, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रही है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रही है, ब्राउजर से कम्युनिकेट कर रही है। तो वो एक तरीके का प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। यहाँ यहाँ पर जो भी काम होने वाला है वो एज एंड यूजर को प्रेजेंट होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले हमारे जो भी एप्लीकेशन है या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है हमारे माइंड में ब्रेक करें उसको लेयरिंग के फॉर्मेट में। तो ये एज ए प्रेजेंटेशन लेयर हमको सोचना है। बिजनेस के लेयर में हमको जो भी हमारे लॉजिक होते हैं उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली या जो भी हमारे कैलकुलेशन है या कोई किसी भी तरीके के जो भी हमारी कोई जॉब है या
किसी भी तरीके की उसमें कोई इंटीग्रेशन है, काइंड ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे बिज़नेस होते हैं और जो कि डिपेंड करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट के डोमेन के ऊपर। तो वो हमको बिज़नेस लेयर पे राइट करना है। बिज़नेस लेयर पे जनरली हमारे बिज़नेस को राइट करते हैं, मीन्स हमारे लॉजिक को परफ़ॉर्म करते हैं उस एप्लीकेशन में किसी भी तरीके के जो भी हम लोग लॉजिक राइट कर रहे हैं या उसका कोई हम लोग वहाँ किसी एपीआई का यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के लिए, लाइक ईमेल रिलेटेड फंक्शनैलिटी या मैसेजिंग रिलेटेड फंक्शनैलिटी। तो काफ़ी सारे बिज़नेस के एरिया हैं। ये बिज़नेस लेयर पे हम लोग बिज़नेस के बारे में सोचेंगे, हम लोग किसी थर्ड पार्टी जो हमारा एज ए टेक्नोलॉजी है, लाइक सर्वलेट या डेटाबेस रिलेटेड, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हमारे जो बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे, तो वो ऐसे बिजनेस लेयर का पार्ट होगा वो। सिमिलरली यदि हमारा एप्लीकेशन जब भी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है तो हम लोग ऐसे उसको डाउन लेयर बोलते हैं या उसको ऐसे परसिस्टेंस लेयर बोलते हैं। परसिस्टेंस लेयर बोलते हैं जहाँ की हमारा हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं, तो कोई टेक्नोलॉजी लाइक जेडीबीसी या कोई ओआरएम बेस्ड टेक्नोलॉजी हाइबरनेट जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो भी हम किसी भी तरीके का टास्क है तो हमको विजुलाइज करना है कि कितना पार्ट उसका प्रेजेंटेशन लेयर का है, कितना पार्ट उसका बिजनेस लेयर का है, कितना पार्ट उसके अपना परसिस्टेंस लेयर का है। तो ये सब हमको पहले से हमारे दिमाग में सब सोचना पड़ता है। उसके बाद में हमारा जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी हमने लेयर में सोचा है उसको उसके बाद में हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में ब्रेक करते हैं, फ़ोल्डर में ब्रेक करते हैं, पैकेज में ब्रेक करते हैं। तो जितना भी जो पैकेज का कॉन्सेप्ट है जावा में, तो पैकेज जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली लेयर के फॉर्मेट में सोच के ही बनाए जाते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर के लिए वर्क करेगा प्रोजेक्ट में। तब उसके लिए पैकेज बनाते हैं कंट्रोलर। कौन सा पार्ट है हमारा तो जो बिजनेस के लिए वर्क करेगा तो हम लोग ऐसे पैकेज में उसको बिजनेस के पैकेज में डालते हैं। और कौन सा हमारा ऐसे परसिस्टेंस वर्क करेगा तो उसके लिए हम लोग ऐसे डाउ लेयर बनाते हैं। ये तुमको दिखेगा यदि तुम जावा में प्रोजेक्ट में बनाओगे तो उसके अंदर जो कि पैकेजिंग होती है, जो पैकेज बनते हैं जावा के क्लास के, तो वो यही सोच के बनाए जाते हैं कि हम वो लेयरिंग फॉर्मेट में सोच के पहले बाद में वो पैकेज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किए जाते हैं। और जैसे यूटिल पैकेज काफ़ी सारे पैकेज होते हैं, बट प्रोजेक्ट बनाने के पहले क्रिएट करने के पहले ये काफ़ी चीज़ें सोचना पड़ती है। यदि एज ए फ्रेशियर, एज ए 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस यदि हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी पहले से सोचा जाता है। इसको हमारा टीम का कोई सीनियर मेंबर या लीड या कोई भी उसको पहले से ही दिमाग में सोच के उसका पैकेज फॉर्मेट क्रिएट करके रखता है, ताकि हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट काम कर सके, अपने बिजनेस लॉजिक परफॉर्म कर सके। बट ये हमको सोचते आना चाहिए, हमारे काम को हमको पहले बात ब्रेक करते आना चाहिए। उसके बाद में जो भी हमारे एक्सपीरियंस हमारे नॉलेज नॉलेज उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे बिजनेस लॉजिक राइट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी तुम्हारी लेयरिंग फॉर्मेट की। अब इसके बाद में क्या होता है कि यदि हम लोग ऐसे लेयर पे काम कर रहे हैं तो रियल टाइम एप्लीकेशन जो होते हैं वो एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। माइक्रो सर्विसेज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, माइक्रो सर्विसेज बहुत एडवांस है। माइक्रो सर्विसेज नहीं आया था उसके पहले भी जो हमारे एप्लीकेशन में जो कम्युनिकेशन हो रहे थे, तो कम्युनिकेशन होने के लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एज ए वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज के बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि दो टेक्नोलॉजी के बीच में, दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसकी भी टर्मिनोलॉजी है कि इसके अंदर कोई प्रोवाइडर है, इसके अंदर कोई क्लाइंट है या कंज्यूमर है। तो ये एज ए वेब सर्विसेज होती है। तो जब भी हम लोग हमारा एप्लीकेशन एज ए वेब सर्विसेज से कंज्यूमर या वेब सर्विसेज से क्रिएटर भी काम कर रहा है, तो हमारे पास में और लेयर्स परफॉर्म होती हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए इंटीग्रेशन लेयर। और यदि हम लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं तो एज ए सर्विस लेयर। तो और भी टर्मिनोलॉजी या और भी लेयर्स बन जाती है इन केस ऑफ यदि हमारा प्रोजेक्ट वेब सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट है, कुछ सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है।
तो सबसे पहले हमको ब्रेक करते आना चाहिए हमारे माइंड में, उसके बाद में हम लोग हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट करें, ये कन्वीनियंट होगा। यही होती है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो इन्हीं चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस होता है। लॉजिक या पर्टिकुलर कोड बहुत से लोग राइट कर लेते हैं, बट ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में आती है कि ये प्रोजेक्ट को हमको सोचना कैसे है, कैसे हमको ब्रेक करना है, हमको एज ए रियल टाइम प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है। इसलिए काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एज ए सब्जेक्ट लर्न करने के बाद में रियल टाइम प्रोजेक्ट लर्न करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, ताकि वो इसमें मैच्योर्ड हो सके इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं ये, जस्ट तुम राइट ट्रैक में ही सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी हमको साथ में इसमें भी मैच्योरिटी लाना चाहिए या पता करते रहना चाहिए कि काम कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमको हमारी प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये मैंने ऐसे फुल स्टैक डेवलपर के बारे में बात करी है, इसके अंदर ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी है और ऐसे स्टेप्स है, अभी लेयरिंग फॉर्मेट है। अभी हम लोग यदि इसका डायग्राम बनाएँ और डीप में जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आएगी, बट हम ये चीज़ें फ्यूचर में देखेंगे। अभी मैं एज़ ए फुल स्टैक डेवलपमेंट के बाद में मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में हमने जो भी हमको रिक्वायरमेंट मिला है, डेवलपर ने जो भी अपना काम किया है, क्यूए ने अपना टेस्टिंग परफॉर्म किया है, उसके बाद में ये एप्लीकेशन क्या होता है कि क्लाइंट को डिलीवर होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन हम लोग इसीलिए बना रहे होते हैं, हमको किसी को डिलीवर करना है ताकि हमारे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो, प्रोजेक्ट का रेवेन्यू जनरेट हो, और प्रोजेक्ट के जितने कंज्यूमर होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, डिपेंड करता है कंपनीज पे। तो ये एज ए डेवलपमेंट के बारे में मैंने बात करी है। अब ऐसे की ऐसी एक और चीज़ आजकल मार्केट में चल रही होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए डेवऑप्स। तो डेवऑप्स एक तरीके का क्या है डेवऑप्स। तो अब डेवऑप्स के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स कोई सब्जेक्ट है, डेवऑप्स कोई कोर्स है? तो डेवऑप्स किसी भी तरीके का सब्जेक्ट या कोई कोर्स नहीं है। डेवऑप्स एक तरीके का एक ऑपरेशनल वर्क है। ऑपरेशनल वर्क क्या होता है कि इंडस्ट्री में हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाना और सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना, और वो डिलीवरी किसी ना किसी मेथोडोलॉजी पे होती है, लाइक अजाइल पे होती है या पहले वाटरफॉल पे होती थी, तो वो ऐसी मेथोडोलॉजी होती है। क्योंकि यदि हम लोग कोई भी प्रोसेस यदि करवा रहे हैं किसी से, लाइक हम यदि हम हाउस बिल्ड करवा रहे हैं अपना, और हम हमारा काम किसी भी इंजीनियर को या किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, तो हम खुद ट्रैक करते हैं अपने काम को कि हमारा काम कितना हुआ है, कितने टाइम में हो जाना चाहिए। हम एक डेडलाइन डिसाइड करते हैं, हम एक समय डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो भी बजट है उसके हिसाब से हम लोग अपने जो भी प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम करवाते हैं। हम जब तक ये चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक हम अपना काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारा एस्टिमेट बिगड़ जाएगा, कॉस्ट बिगड़ जाएगा, काफ़ी चीज़ें बिगड़ सकती है। सिमिलरली अभी भी हम लोग अपना काम करते हैं आईटी इंडस्ट्री में, तो हम हमारे काम को जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है उसको हमको क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है, क्लाइंट को देना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब वो सॉफ्टवेयर कैसे डिलीवर होते हैं, अब सॉफ्टवेयर पूरा बनने के बाद डिलीवर होते हैं या फेज बाय फेज डिलीवर होते हैं या ब्रेक होकर डिलीवर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो क्लाइंट को यदि डिले हो रहा है उसमें या हम डिलीवरी करने में, हमने कितना पार्ट बनाया है, हम उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट है, क्लाइंट कितना कॉन्फिडेंट है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब भी बन रहा है तो हम हमारा प्रोग्रेस दिखाएं, तो काफ़ी चीज़ें होती है, इसके अकॉर्डिंगली मेथोडोलॉजी हम लोग डिसाइड करते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले वाटरफॉल मेथोडोलॉजी करते थे, तो वाटरफॉल में ये ऐसा होता था कि जब तक के हमारा सॉफ्टवेयर बनता नहीं है प्रॉपर, हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो क्लाइंट जब तक के लिए अननोन है, जब तक सॉफ्टवेयर पूरा प्रिपेयर नहीं होता है। अब इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, तुमको 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है। तो और अब इतना टाइम देने के बाद में हम लोग यदि अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए, या क्लाइंट का कुछ की भी किसी तरीके का जो भी एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं होता है, या एक्सपेक्टेशन होने के बाद जब उन्होंने टेस्ट किया तो काफ़ी इशू निकले, उसको फिर से रीबिल्ड हुआ, तो ये चीज़ों में काफ़ी टाइम खराब होता है। तो अब इसके बिहाफ पे अभी
दूसरी मेथोडोलॉजी लाइक हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा मेथोडोलॉजी का यूज़ करके हम हमारा चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। बट डिलीवर करते हुए ह हम लोगों को उसके लिए भी किसी न किसी तरीके का हमको इटरेटिव मॉडल या एक सर्टेन टाइम के बाद चीज़ें डिलीवर करना पड़ती है। तो इसके लिए भी क्लाइंट को थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, भले ही कम करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगा। मेथोडोलॉजी चेंज करने से प्रॉब्लम एकदम से एंड नहीं हो जाती है। तो इसी के बीच में एक ऐसी स्ट्रैटेजी आई है जैसे डेवऑप्स स्ट्रैटेजी, जिसकी हेल्प से हम लोग क्लाइंट को कंटिन्यूअसली डिलीवरी दे सकते हैं। जितना भी काम हमने किया है, वो हैंड टू हैंड हम लोग डिलीवर कर सकते हैं या क्लाइंट हमारा प्रोग्रेस देख सकता है, कितना काम हो रहा है और क्लाइंट साथ में भी उसको टेस्ट कर सकता है, ताकि हमको कंटिन्यूअसली उसके फीडबैक मिलते रहे। अब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है या कोई किसी भी एक तरीके का कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं है जो एज़ ए थ्योरेटिकली परफॉर्म हो जाए। तो क्या होता है कि डेवऑप्स एक तरीके की स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम लोग हमारे डिलीवरी को फास्ट करते हैं। हम जो भी क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं वो चीज़ें फास्ट होती है और हमको कंटिन्यूअसली फीडबैक भी आते हैं और कंटिन्यूअसली हम हमारे काम को डिलीवर भी करते हैं। तो हमको किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। तो बट ये जो प्रोसेस है, ये किसी भी तरीके का कोई एज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं है। ये क्या होता है डेवऑप्स में हमारे पास में काफ़ी सारी टूल्स है। उन टूल्स की हेल्प से यदि हम लोग उन टूल का नॉलेज प्रॉपर है, उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर मेंबर से उनको टूल्स का नॉलेज यदि प्रॉपर है, तो डेवऑप्स स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म होती है, काफ़ी अच्छे से डिलीवर होती है। और यदि वो टूल्स का प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है या उनको ऑपरेट नहीं करना आता, तो वो स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म भी नहीं होगी। तो बेसिकली डेवऑप्स में या वो स्ट्रेटेजी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में कुछ टूल है। तो मैं पहले उन टूल के बारे में जस्ट अभी ब्रीफ में राइट कर रहा हूँ, बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये एक टूल है मेवन। तो मेवन इस तरीके का टूल है जो कि तुम्हारा ऐसे बिल्ड परफॉर्म करता है, प्रोजेक्ट का बिल्ड परफॉर्म करता है, पैकेजिंग करता है। अब बिल्ड क्या होता है, पैकेजिंग क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एज ए बेसिकली ज़्यादातर डेवलपर ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट एज ए डेवऑप्स इंजीनियर को भी मेवन का या इस तरीके का टूल का नॉलेज होता है, क्योंकि वो भी एज ए बिल्ड परफॉर्म करते हैं और अलग अलग एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेवऑप्स के पहले, कंपनी में एनवायरनमेंट कौन से हैं, हमारे काम को हम लोग कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे उसको सर्वर पर डालते हैं, कितने एनवायरनमेंट होते हैं, कौन कैसे काम करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट पहले हम लोग पहले टूल के बारे में बात करें, तो मेवन हमारा बिल्ड टूल है, गिट हमारा बिल्ड टूल है। तो गिट और मेवन ऐसे टूल होते हैं कि जिसका नॉलेज डेवलपर साइड में भी ज़रूरी है और एज ए डेवऑप साइड में भी ज़रूरी है। तो गिट, मेवन, सोनार क्यूब, तो ये एक तरीके का सोनार क्यूब ऐसे फॉर तुम्हारे कोड रिव्यू के लिए या टूल यूज़ किया जा सकता है, कोड क्वालिटी के लिए किया जा सकता है। तो ये टूल का नॉलेज ऐसे होना चाहिए ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर को। गिट, मेवन, सोनार सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो टूल है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी डेवऑप्स के लिए इंजीनियर के लिए, वो है हमारा जेनकिन। जेनकिन, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेट, गफाना, प्रोमेथेउस, ईएलके। और डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए या डेवऑप्स साइड में काम करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनेक्स का नॉलेज, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज, either it be ubuntu और रेड हैट और सेंटोस एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। और कोई भी किसी भी तरीके का क्लाउड का नॉलेज लाइक AWS, एज्यूर, गूगल क्लाउड मैंडेटरी है। ये तरीके का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अब इम्पोर्टेंट ये है
कि मैं जो बात कर रहा था कि डेवऑप्स क्या है। अब डेवऑप्स एक तरीके की स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से हम लोग कंटिन्यूसली डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। ये कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं है। जितना भी डिलीवरी है वो तुमको ऐसे प्रैक्टिकली उसको एज ए मशीन पर परफॉर्म करना है। और एज ए मशीन पे परफॉर्म करने के लिए, एज ए बहुत सारे एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने के लिए, तो डेवलपर साइड से जितने भी यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड जितना भी काम होता है, तो वो काम को आपस में जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उस सोर्स कोड को कहीं पर रखते हैं, तो हम लोग रखते हैं गिटहब में विद द हेल्प ऑफ गिट। तो गिट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग एक उसको रिपोजिटरी में रखते हैं। उस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के बाद में हमारे पास में उस कोड का क्या करना है वो स्टार्ट होता है। तो आज के टाइम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डेवऑप्स साइड की, एज ए ऑपरेशनल टीम के साइड की है। तो वो एज ए डेवऑप्स एक तरीके की स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से हम लोग कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। बट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या होता है और ये क्यों करते हैं और ये क्यों चलती है। तो डेवऑप्स टाइप की स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी में ही चलती है, क्योंकि इसको फॉलो करने के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी मेच्योर्ड पीपल, डेवऑप्स इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो जो इतना टॉलरेट कर सकता है, इतना इसका रेवेन्यू है, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होंगे वही ऑब्वियसली इतना सब टूल वगैरह यूज़ करेंगे। तो ये तो एक बात हो गई। अब ये डेवऑप्स करने के पहले क्या अप्रोच होता है, क्यों करते हैं ऐसा। तो क्या होता है कि जब हम लोग एज डेवलपर साइड से जो भी काम हमारा होता है, तो उस काम को, उस कोड को यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे कि एक डेवलपमेंट में जो भी डेवलपर कर रहा है उसका लोकल लेवल पे एक अपना एनवायरनमेंट है, वो लोकली उसके सिस्टम में अपने कोड को राइट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। फिर ये तो लोकल वाली बात होगी जो भी उनके पास में सिस्टम है। बट एज ए यदि इंडस्ट्री के लेवल पे उनके पास में काफ़ी एनवायरनमेंट होते हैं। लाइक ऐसे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, लाइक ऐसे क्यूए के लिए एनवायरनमेंट हो गया जिसको हम लोग क्यूए एनवायरनमेंट बोलते हैं, या उसको ऐसे इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, ऐसे स्टेजिंग एनवायरनमेंट। तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री इंडस्ट्री, अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। फिर ऐसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। तो एक एनवायरनमेंट होता है जो कि डेवलपर के लिए है, एक एनवायरनमेंट ऐसा है जो क्यूए के लिए है, जहाँ पर टेस्टर लोग या क्यूए लोग अपना अपना क्यूए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या स्टेजिंग बोलते हैं। और एक होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जहाँ पर हमारा रियल टाइम या रियली लास्ट में एप्लीकेशन तुम्हारा क्या होता है, डिप्लॉय होता है या वहाँ पर वर्क करता है, वो क्लाइंट साइड पे काम करता है। तो ये तो मिनिमम एनवायरनमेंट है। अब डिपेंड्स ऑन कंपनी, एनवायरनमेंट और भी हो सकते हैं। प्रोड के पहले प्री प्रोड होता है, और क्यूए के लेवल पे भी अलग अलग एनवायरनमेंट बन सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स कि एक एनवायरनमेंट बन पड़ गया किसी रीज़न से, तो दूसरा एनवायरनमेंट अप रहना चाहिए ताकि क्यूए लोग अपना क्यूए क्वालिटी एनालिसिस टेस्टिंग परफॉर्म कर सके। तो ये डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारा सोर्स कोड जो रनिंग कर रहा होता है वो किसी न किसी सर्वर पे रनिंग कर रहा होता है। तो कोई भी एक एनवायरनमेंट, यदि मैं एक सिंगल एनवायरनमेंट की बात करूँ फॉर एग्जांपल के लिए, मैं क्यूए एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी मैं तो जो हमारा एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्वियसली हमको ज़रूरत पड़ती है सर्वर की, ऑब्वियसली हमको ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस की, ऑब्वियसली हमको ज़रूरत पड़ती है यदि हम लोग किसी भी तरीके की मेलिंग या मैसेजिंग हमारे एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, या हमको कोई से स्ट्रीमिंग की हमको ज़रूरत पड़ रही है, तो या फिर हम लोग कैशिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइप के हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ये एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और इनको यूज़ करने के लिए बेसिकली रियल टाइम एप्लीकेशन में अलग अलग मशीन लगती है, अलग अलग सिस्टम होते हैं। वो मशीन, सर्वर के लिए अलग से मशीन होगी तुम्हारी, डेटाबेस की अलग से मशीन होगी, या मेलिंग सर्वर मैसेजिंग सर्वर का अलग से मशीन होगा, या स्ट्रीमिंग के लिए अलग से मशीन होगी। अलग अलग सर्वर के लिए अलग अलग मशीनें होती है।
अब उन मशीन को हमारे पास में परचेस करने के 2 तरीके हैं। या तो हम लोग खुद ही अपने इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लें, वहाँ पर मशीनें डेवलप कर लें, या फिर हम लोग किसी न किसी क्लाउड सर्विसेज का यूज़ कर लें, AWS की, एज़्योर की, और वहाँ से हम लोग क्या कर लें, मशीनें परचेस कर लें और वहाँ पर हम लोग अपना काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हर एक एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास में हमको मशीनें लगेगी। तो सर्वर के लेवल में मशीन लगेगी, डेटाबेस के लेवल में मशीन लगेगी, मेलिंग मैसेजिंग के लेवल में मशीन लगेगी। तो एज अ क्यूए एनवायरनमेंट के लिए हमको लेट से जो भी मशीन लग गई है, तो क्या होता है कि जब हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं तो डजेंट मैटर कि तुम्हारे सिस्टम में कितना रैम है या कितना हार्ड डिस्क है या कितना उसका प्रोसेसर यूनिट क्या है, ये मैटर नहीं करता है। बट यदि यही एप्लीकेशन तुम्हारा कहाँ पर हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हो या क्यूए एनवायरनमेंट में हो, या एज ए बोल सकते हो जहाँ पर हम लोग हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट में हो, तो बेसिकली उसके लिए हमको हमारा जो रैम है या जो हमारा जो भी स्टोरेज है, ये चीज़ें मैटर करती है, प्रोसेसर मैटर करता है। तो ये बहुत बहुत ही हाईली कॉन्फ़िगर मशीन्स होती है, ये नॉर्मल मशीन नहीं होती जिस पे हम लोग हमारा लोकली डेवलपमेंट या जो हम लोग हमारा घर में जो सिस्टम या मशीनें यूज़ करते हैं लैपटॉप में, तो इस तरीके का नहीं है। तो ये हाईली कॉन्फ़िगरेबल रैम, स्टोरेज, काफ़ी इसके स्टैक है, टेक्नोलॉजी स्टैक है जिसके ऊपर हमको हमारा एप्लीकेशन हमारा या डेटाबेस वर्क करता है। कभी ये मशीनें प्रॉपर रैम या स्टोरेज की नहीं है तो काफ़ी सारे इशू जो होंगे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड होंगे, जो कि रियल टाइम में इशू बनेंगे, और ये आते हैं जब हम लोग हमारे एप्लीकेशन हमारा वर्क करता है या रन टाइम पे। ये तो एप्लीकेशन लेवल की बात हो गई। तो ऐसी की ऐसी मशीनें जो होती है वो क्यूए एनवायरनमेंट के लिए है, ऐसी की ऐसी मशीनें हमको चाहिए होती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए। हाईली कॉन्फ़िगरेबल रैम एंड स्टोरेज की। अब हो सकता है इस क्यूए एनवायरनमेंट के लिए मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे ना 5 मशीन की यहाँ पर ज़रूरत है, और ऐसे कि ऐसा हमारे पास में 5 मशीन की हमको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, ऐसे कि ऐसा हमारे पास में हमको कुछ रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए, प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, या हम लोग ऐसे कोई परफॉर्मेंस के रिलेटेड एनवायरनमेंट है, तो देखा जाओगे तो अनकाउंटेबल मशीनें कभी भी क्रिएट हो सकती है या क्रिएट करना पड़ती है बेस्ड ऑन द अवर एनवायरनमेंट। जब भी कोई हमारा एप्लीकेशन जब क्रिएट करते हैं तो उसके बाद में हमको उसको अलग अलग एनवायरनमेंट में डालना पड़ता है, और उस एनवायरनमेंट में डालने के पहले, उस पर्टिकुलर मशीन पर डालने के पहले उन मशीनों पे कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारा क्यूए एनवायरनमेंट में 5 मशीनें हैं, हमको सर्वर एग्जीक्यूट करना है, हमारा किसी भी टाइप का सर्वर है, तो हम लोग सर्वर का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम टॉमकैट सर्वर डाल रहे हैं, तो उस मशीन के ऊपर जावा होना चाहिए, पहले से जावा का इंस्टॉलेशन पहले से होना चाहिए। तो क्या होती है कि काफ़ी सारी मशीनों में कुछ प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर को हेल्प कर सके, जो कि उसके एज ए ड्राइवर काम करते हों या वो उसके एज ए डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जब तक कि तुम्हारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है जब तक कि वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एप्लीकेशन रन नहीं होगी। वो जैसे कि मेवन है, तो जावा इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो हमारा मेवन वर्क नहीं करेगा तुम्हारे सिस्टम में, तो ये एक तरीके का डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर हो गया ये। तो ये सब सॉफ्टवेयरों को इंस्टॉलेशन मैनुअली आगे करना पड़ता है, मैनुअली आगे करने के बाद में हम लोग हमारे एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय करते हैं, रन करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इतने सारे एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, काफ़ी सारे एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी मशीनें हैं। तो उस मशीन के ऊपर रेगुलरली डिप्लॉयमेंट करना, अपने काम को रेगुलरली बेस पे प्रोवाइड करवाना एज ए क्लाइंट को, एज ए क्यूए को, एज ए परफॉर्मेंस टेस्टर को, एज ए डेवलपर को, या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जहाँ भी डेवलपर अपना काम वर्क टेस्ट कर रहे होते हैं, ये इजी टास्क नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट ज़्यादा, मशीनें ज़्यादा, और फिर रेगुलर बेसिस को अवेलेबल करवाना। तो यदि हम लोग ऐसे डेवलपर और हमारा काम लोकल पे कर रहे हैं तो ये देखने में बहुत इजी लगेगा, बट ये काम को जब हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में या क्यूए के लिए या क्लाइंट के लिए जब हम लोग हमारे काम को सबमिट करते हैं या उसको क्वालिटी एश्योरेंस पे लगाते हैं तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, काफ़ी स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ती है।
काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ती है। तो इस प्रोसीजर को ले जाने के लिए हम लोग ऑटोमेशन प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं, ताकि चीज़ें ऑटोमेटिकली हो, ऑटोमेटिकली बिल्ड हो, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो, ऑटोमेटिकली सर्वर स्टार्ट हो, ऑटोमेटिकली कोई सॉफ्टवेयर जो नए अपडेटेड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलेशन हो जाए। या हम चाहते हैं कि हम लोग को हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है, हमको ये पर्टिकुलर मशीन पे हमको इंस्टॉल करवाना है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली करवा दें। तो इन्हीं सब को काम करने के लिए जो हमारे पास में जो टूल्स होते हैं, वो सब ये डेवऑप्स के अंदर टूल होते हैं। तो हम लोग डेवऑप्स में जितने भी टूल लर्न करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट पे अच्छे से प्ले कर सकें, स्मूथली प्ले कर सकें, ज़्यादा हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़े और काम हमारा जल्दी जल्दी हो, इमिडिएटली हो। हम लोग मैन्युअली जाके हर मशीन पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग काम रिमोटली कर रहे होते हैं वहाँ पर। रिमोटली काम करके मतलब हमारा मशीन है किसी और लोकेशन पे होता है, हमको रिमोटली एक्सेस करना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती है जब हम लोग एनवायरनमेंट की बातें करते हैं। तो जब हम लोग एज ए डेवलपर हो तो हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर है तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, एज बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमको उस काम को हमको पूरे सभी को क्या करवाना है, प्रोवाइड करवाना है, सभी को हमारे काम को हमको क्या करवाना है, अवेलेबल करवाना है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमको एज ए डेवलपर या एज ए डेवऑप्स इंजीनियर से सोचना पड़ती है। तो अब इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद में ये जो टूल है, अब ये टूल हम लोग लर्न कर लेते हैं, लर्न करने के बाद में उसको एक्चुअली में यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। तो यदि हम लोग ऐसे फुल स्टैक डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हैं, या एज ए डेवऑप्स के लेवल पे हम लोग ऐसा कोई टूल लर्न कर रहे हैं, तो जब तक कि हमको उसके रियल टाइम यूज केस नहीं पता है, रियल टाइम में ये कैसे हमको यूज होने वाले हैं, कैसे काम होगा, कैसे हमको काम असाइन होगा, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, जब तक कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक कि हम लोग चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे, जब तक कि इससे काम को रियल टाइम यूज के बारे में नहीं आएंगे, रियल टाइम यूज केस के बारे में नहीं जानेंगे, कोई सा भी हम लोग टूल पे काम कर रहे होंगे। तो एज ए जब हम लोग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जब हमको फुल स्टैक डेवलपमेंट और डेवऑप्स और क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम और भी चीज़ें हैं जिनके लिए हमको नॉलेज हो जाता है, तो मोर देन 8 ईयर 10 ईयर एक्सपीरियंस के बाद में हम और मेच्योर हो जाते हैं। तो हम एज ए प्रोजेक्ट में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या एज ए आर्किटेक्ट वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है जो तुमने जितना प्रोजेक्ट पे काम किया है, या तुम्हारा कितना टेक्नोलॉजी लर्निंग है, कितने टाइप के तुमने लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं। तो सिर्फ टूल्स का नॉलेज हो या टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो या फ्रेमवर्क का नॉलेज हो, इतना इनफ नहीं है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस चैलेंज, प्रोजेक्ट के जो चैलेंजेस उसका एक एक्सपीरियंस, एक एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस, एक क्लाइंट कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस, एक मेथोडोलॉजी का एक्सपीरियंस। सो बेस्ड ऑन दैट हम अपने मैच्योर होते जाते हैं टाइम के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से ही है। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस ओवर द फ्रंट एंड और एज ए फुल स्टैक एंड डेवऑप्स के बारे में ये। तो मैं इन्हीं टूल को यूज़ करके और इन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसा कि हम लोग रियल टाइम में ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे काम को असाइन होने के बाद में कैसे इस पे काम करते हैं, काम करने के बाद में डेवऑप्स स्ट्रेटेजी से कैसे हम लोग डेवऑप्स स्ट्रेटेजी फॉलो करके कैसे हम उसके ऊपर पर्टिकुलर CI/CD या उसका डिप्लॉयमेंट कैसे हम लोग उस पर परफॉर्म करते हैं। तो मैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग साथ में टेक्नोलॉजी भी लर्न करते जाएं, और उसके साथ में हम लोग ऐसे डेव साइड में भी काम उसमें कैसे करते हैं, या क्या होता है, या ऑपरेशन टीम क्या करती है, वैसे खुद ही करके देखे कि ये चीज़ें क्या होती है। तो हम लोग क्या होता है कि दोनों साइड से लर्न करते हैं, मेच्योर होते हैं। तो ये एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद में चीज़ें आती है, बट आज के टाइम में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, जितनी ज़्यादा हम लोग अवेयर हैं, उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि इंडस्ट्री को डिमांड है कि तुम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी या एरिया के बारे में हम लोग कितना नॉलेज रखते हैं। तो मैं आगे के डिस्कशन में जो भी
इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट एज वेल एज डेवऑप्स के साथ में मैं प्लान करके या उस पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके कैसे हमको सोचना है, कैसे हमको काम करना है, या टेक्नोलॉजी पे कैसे हमको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है और उसको कैसे डेवलप करना है, डेवलपमेंट करने के बाद में कैसे वो क्यूए को असाइन होता है, क्यूए को असाइन होने के बाद में कैसे फिर से डेवलपर को रीअसाइन होता है, कैसे क्वालिटी आती है, कैसे डिप्लॉयमेंट होता है, क्लाइंट को डिलीवर होता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा और होपफुली ये कन्वीनियंट रहेगा एज ए फ्रेशियर जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लर्निंग पाथ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो भी तो हम लोग काम कर रहे हैं या जो भी हम सीख रहे हैं उसका हम लोग इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करने वाले हैं, क्या उसके रोड मैप होना चाहिए, या कैसे कैसे हमको लर्न करना है, या हम लोग काम कर रहे होते हैं तो कैसे हमको सोचना है। तो मैं और भी डिटेल डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।